Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Leniency Plus Norms to Curb Cartelization. तो हम जानेंगे लेनियंसी प्लस नॉर्म्स के बारे में जो कि मदद करेगा कार्टेलाइजेशन को कम करने में। फिर ये कार्टेलाइजेशन क्या हम इसको भी समझेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट ऑफ रिवाइज्ड लेसर पेनल्टी रेगुलेशन दैट इंक्लूड अ लेनियंसी प्लस प्रोग्राम टू कॉम्बैट कार्टेल एक्टिविटी। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक ड्राफ्ट को रिवाइज लेजर पेनल्टी रेगुलेशन को लेके। ये इंक्लूड करेगा लेनेंसी प्लस प्रोग्राम को जो कि कॉम्बैट करेगा कार्टेल एक्टिविटी को। लेनेंसी प्लस नॉर्म के बारे में हम जान ले। लेनेंसी प्लस प्रोग्राम जो है जहां पे कार्टेल मेंबर कोऑपरेट करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ लेनेंसी के लिए और डिस्क्लोज करते हैं जो एग्जिस्टेंस है अनदर अनरिलेटेड कार्टेल का ओरिजिनल लेनेंसी प्रोसीडिंग के दौरान एक्सचेंज में कि एडिशनल रिडक्शन हो उनके पेनल्टी पे। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और साथ साथ जो रिसोर्सेस है कार्टेल इन्वेस्टिगेशन के पीछे उसकी भी बचत होती है। लेनेंसी प्लस रिजाइम इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन सेवरल अदर कंट्री। ये जो आपका रिजाइम है इसको पहले ही रिकॉग्नाइज किया गया है बहुत सारे अदर कंट्री पे। लेनेंसी प्लस रिजाइम को इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के माध्यम से, लेकिन बहुत सारा प्रोविजन इस एक्ट का जिसको कि अभी भी नोटिफाई करना बाकी है। Experts believe that the leniency plus regime will strengthen the Competition Commission of India leniency program and enable quicker and more effective market correction। और एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो लेनेंसी प्लस रिजाइम है ये और ज्यादा मजबूत करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लेनेंसी प्रोग्राम को और इनेबल करेगा क्विकर और ज्यादा इफेक्टिव मार्केट करेक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिवेशन। तो हम जानेंगे एस्टिवेशन के बारे में, यह है क्या, न्यूज में क्यों आया। Estivation, also known as estivation, is a biological phenomenon in which some animal enter a prolonged state of dormancy or inactivity during hot and dry condition। तो किस कंडीशन में होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन जिसको कि हम एस्टिवेशन भी कहते हैं ये आपका एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें कि कुछ एनिमल जो है वो इंटर करते हैं एक प्रोलॉन्ग स्टेट डोरमेंसी या इनएक्टिविटी का हॉट या ड्राई कंडीशन के समय पे। It serves as a survival strategy to conserve energy and water. Animal undergoing estivation typically seek shelter in cool underground burrow, crevices or cocoon, reducing their metabolic activity and energy consumption। ये जो है सर्व करता है एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के रूप में ताकि कंजर्व किया जा सके एनर्जी और वाटर को। एनिमल जो कि अंडर गोइंग जाते हैं एस्टिवेशन को वो ज्यादातर शेल्टर करते हैं कूल अंडरग्राउंड बरो, क्रेविसेस या कुकुन में, जिससे कि रिड्यूस हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एनर्जी कंजम्पशन। ये जो बिहेवियर है ये मदद करता है उनको अवॉइड करने में एक्सट्रीम ड्राइनेस को और जो रिस्क है प्रीडेशन का। जैसे कि एग्जांपल है आपका एस्टिवेशन एनिमल का कौन कौन सा, जैसे कि वेस्ट अफ्रीकन लंगफिश हो गया, डेजर्ट टॉर्टोइस हो गया, कुछ टाइप के लैंड स्नेल हो गए और बहुत सारे एग्जांपल इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो अलगी। हम जानेंगे माइक्रो अलगे के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। A study published in the journal Nature Microbiology had revealed that microalgae, crucial in the ocean flood chain and carbon capture, have developed a unique strategy to adapt to global warming and declining nutrient level in the sea। एक जो स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया है जो जर्नल है आपका नेचर माइक्रोबायोलॉजी में, इसमें पाया गया है कि जो माइक्रो अलगे है ये काफी ज्यादा जरूरी है ओशियन के फूड चेन और कार्बन कैप्चर के लिए और ये डेवलप करते हैं एक यूनिक स्ट्रेटेजी को जो कि अडेप्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को और डिक्लाइनिंग न्यूट्रिएंट लेवल को सीखा। As climate change reduce nutrient availability, this microalgae activity a protein called rhodopsin, similar to protein in human eye, responsible for vision in dim light। जैसे कि क्लाइमेट बदलता है वो रिड्यूस कर देता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को। ये जो माइक्रो एल्गी होता है वो एक्टिवेट कर देते हैं एक प्रोटीन को जो कि आपका रोडोप्सिन है। ये सिमिलर है जो प्रोटीन हमारा प्रेजेंस होता है ह्यूमन आई पे जो कि रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए डिम लाइट पे। This light responsive protein enables microalgae to thrive by using sunlight as an alternative to traditional chlorophyll for growth। और ये जो लाइट रिस्पॉन्सिव प्रोटीन होता है ये उनको सक्षम करता है माइक्रो अलगे को कि वो थ्राइव कर सके सनलाइट में जो कि एक अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल क्लोरोफिल के जगह पे ग्रोथ के लिए। This study suggests that microbial rhodopsin are significant light capture in the ocean, potentially absorbing as much light as chlorophyll based photosynthesis। और ये जो स्टडी है ये सजेस्ट करता है कि जो माइक्रोबियल रोडोप्सिन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है लाइट कैप्चर के लिए ओशियन पे और पोटेंशियली ये ऑब्जॉर्व करते हैं एज मच एज लाइट को जितना कि क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। As global warming leads to nutrient scarcity at the ocean surface due to reduced mixing between the surface and deeper water, microalgae struggle to produce food and capture carbon dioxide। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा ओशियन सरफेस में क्योंकि ये रिड्यूस कर दे रहा है जो मिक्सिंग होता था सरफेस और डीपर वाटर का
माइक्रो एल्गी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए और कैप्चर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो मैकेनिज्म है इसका एप्लीकेशन है बहुत सारे फील्ड में भी, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में ये इनहेंस करता है जो एक्टिविटी होता है लाइट डिपेंडेंट माइक्रोब्स का अलग अलग पर्पज के लिए, इंसुलिन प्रोडक्शन में, बायोफ्यूल में, सब में इसका काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट। हम जानेंगे अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में। Severe drought in the Amazon rainforest has disrupted the lives of indigenous people, leading to water and food shortage. जो भयंकर ड्रॉट पड़ा था आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट के रीजन पे, इसने डिस्टर्ब कर रखा है जो लाइफ है इंडाइजेनस पीपल का। इसके कारण वाटर और फूड का शॉर्टेज देखा जा सकता है। The Rio Negro, one of the world's largest river, had reached a record low level, causing significant problem. और जो आपका रियो नर्गो जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर में से एक है, उसमें रिकॉर्ड लो लेवल हो गया वाटर का, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्या रीजन इस ड्रॉट के पीछे का? Two simultaneous natural events, El Nino and high sea surface temperature, have exacerbated the drought by reducing cloud formation and rainfall. With rising global temperature, the Amazon is expected to experience more frequent and severe drought, potentially leading to irreversible changes in the rainforest. तो साइमल्टेनियस नेचुरल इवेंट है, जैसे कि आपका एल नीनो हो गया और जो हाई सी सरफेस टेम्परेचर है, इसने और ज्यादा बढ़ा दिया है ड्रॉट को, रिड्यूस करके क्लाउड के फॉर्मेशन और रेनफॉल को। और जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेजन में इसके कारण और ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर ड्रॉट होगा, जिसके कारण एक इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा रेन फॉरेस्ट में। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में हम जान लें। अमेजन रेन फॉरेस्ट आर वास्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका covering 60 lakh square kilometer. They are found with 28 degree north or south of equator, receiving over 200 centimeter of rainfall annually. जबकि अमेजन रेनफॉरेस्ट फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका का। ये कवर करता है 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, 6 लाख। ये जो है पाए जाते हैं 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के। ये रिसीव करते हैं 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। ये जो है प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, और स्टैब्लिश करता है ग्लोबल क्लाइमेट और वाटर साइकिल को। ये कवर करता है 40% ब्राजील के एरिया को। ये बॉर्डर है गुयाना हाईलैंड, एंडीज, ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेटू, अटलांटिक ओशियन से। ये जो बेसिन है इसको शेयर किया जा रहा है 8 कंट्रीज और फ्रेंच गुयाना के द्वारा। तो कौन से 8 कंट्री, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया और ये किस किस के साथ शेयर कर रहा है। तो ये आपका वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया, अमेरिकाना हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, कैंपो कैर्डिन, ब्रासिलिया, पैलिमास, ये सब के साथ ये शेयर कर रहा है कि आपको मेमोराइज होना चाहिए मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो हम जानेंगे जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड है इसके बारे में। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट है भारत की, उन्होंने प्रेजेंट किया है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड को न्यू दिल्ली पे। National Film Award were established in 1954 to encourage the production of film with high aesthetic and technical standard and educational and cultural value. जो नेशनल फिल्म अवार्ड है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 पे, ताकि इनकरेज किया जा सके प्रोडक्शन को फिल्म का, जिसमें कि हाई एस्थेटिक और टेक्निकल स्टैंडर्ड हो और एजुकेशनल और कल्चरल वैल्यू हो। दी अवार्ड वेयर ओरिजिनली कॉल्ड स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म, और ये जो अवार्ड था इसको ओरिजिनली कहा जाता था स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म। अवार्ड आर गिवन इन 3 कैटेगरी, फीचर, नॉन फीचर एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। जो अवार्ड है उसको 3 सेक्शन में दिया जाता है। कौन कौन सा? फीचर, नॉन फीचर एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा के लिए। कुछ जो अवार्ड है वो इंक्लूड करता है, जैसे कि आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म पर्सनैलिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि दिया जाता है रिकॉग्निशन में जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट में इंडियन सिनेमा के। सिल्वर लोटस अवार्ड की अगर हम बात करें, गिवन फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। ये दिया जाता है वैसे फीचर फिल्म को जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करता है, दिखाते हैं उनको। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, और रोल जो है सिनेमा का रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी में भी मदद करता है। ये पोर्ट्रेट करता है जो स्ट्रगल, ट्रिम्प और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इंडिविजुअल या कम्युनिटी को। ये डिपिक्ट करता है रियल लाइफ इश्यू को स्क्रीन पे। सिनेमा क्रिएट करता है एक स्पेस को व्यूअर्स के लिए कि वो इंगेज हो वेरियस पर्सपेक्टिव से। ये इंकरेज करता है उनको कि वो रीएवेलुएट करें उनके बिलीफ और बायसनेस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री और अपार कार्ड। तो हम जानेंगे जो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या अपार कार्ड है इसके बारे में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईटी को, जिसको कि रिफर किया गया है अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। ये जो है अलाइन कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ।
APAR ID, which stands for Automated Permanent Academic Account Registry, is a digital identification system for student in India. और ये जो APAR ID है जो कि स्टैंड करता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के लिए, ये आपका डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट के लिए भारत में। इसके हाईलाइट को हम समझते हैं। APAR ID is an education ecosystem registry system known as EduLocker for student across all state in India. जो APAR ID है ये आपका एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री सिस्टम है जिसको कि हम EduLocker भी कहते हैं स्टूडेंट के लिए, पूरे भारत के लिए। It will digitally store academic qualification, credit score, certificate and other academic data for student from pre-primary to higher education. और ये डिजिटली स्टोर करेगा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्रेडिट स्कोर, सर्टिफिकेट और दूसरे टाइप के एकेडमिक डाटा है स्टूडेंट का प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन के लिए। टू एनरोल इन To enroll in the APAR ID system, student must obtain their parent consent and the state have been directed to initiate this process. एनरोल करने के लिए APAR ID सिस्टम में स्टूडेंट को परमिशन लेना होगा अपने पेरेंट्स का, उसका स्टेट जो है वो डायरेक्ट किया गया उनको कि वो इनिशिएट करेंगे इस प्रोसेस को। यूनिक 12 डिजिट APAR ID जो है इसको उपयोग किया जाएगा एडमिशन के लिए या दूसरे अदर एकेडमिक एक्टिविटी के लिए, जो कि इसको कन्वीनियंट बना देगा स्टूडेंट के लिए। दोनों ही जो न्यू या एग्जिस्टिंग यूजर है वो रजिस्टर कर पाएंगे, लॉगिन कर सकेंगे उपयोग करके अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आईडी एंड पासवर्ड का। इस इनिशिएटिव का मकसद है कि क्रिएट किया जाए एक यूनिफाइड एजुकेशनल सिस्टम को जो कि इनहेंस करे सिक्योरिटी को और एकेडमिक डाटा को आसानी से एक्सेसिबल बनाए स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन 2023। तो जो आपका एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। PIB की न्यूज है तो ब्रीफली हम इसको अच्छे से समझेंगे। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, उन्होंने अनवील्ड किया है एक अपग्रेडेड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS को, जिसका मकसद है इनहेंस करना रोड के सेफ्टी को और डिजिटल इन्फोर्समेंट नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में। की फीचर्स क्या है इस इनिशिएटिव का? तो वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम वाइस, ये रिप्लेस कर देगा विद कैमरा को। ये आइडेंटिफाई कर सकता है 14 डिस्टिंक्ट ट्रैफिक इंसिडेंट को। ये अलर्ट करेगा रूट पेट्रोल व्हीकल को, जनरेट करेगा ईच लाइन को, रिले करेगा अलर्ट को वेरियल मैसेजिंग बोर्ड के लिए, नोटिफाई करेगा नियर बाई ट्रेवलर को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप की मदद से। कोलैबोरेशन विद ट्रैफिक एजेंसी, जो कोलैबोरेशन की बात कही गई है ट्रैफिक एजेंसी के साथ। ये डेडिकेटेड वर्क स्टेशन होगा ट्रैफिक पुलिस रिप्रेजेंटेटिव के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में। ये फैसिलिटेट करेगा रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस को शेयर कैमरा फीड की मदद से। कंप्रिहेंसिव कैमरा इंस्टॉलेशन, तो जो कैमरा है हर एक 10 किलोमीटर पे अलोंग नेशनल हाईवे के, और स्टेट ऑफ आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर एक 100 किलोमीटर पे। इंटीग्रेशन किया जाएगा कैमरा फीड का, इंटीग्रेट किया जाएगा व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम को, ऑप्टिमाइज किया जाएगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कैमरा को। ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा सिस्टम TMCS को अपग्रेड किया जाएगा, तो जो कैमरा होंगे हर एक 1 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे पे उसको अपग्रेड किया जाएगा। एडवांस कैपेबिलिटी जिसमें कि इंक्लूड किया जाएगा ऑटोमेटेड एक्सीडेंट एंड इंस्टॉल व्हीकल डिटेक्शन को। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करेगा इनपुट को इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए। ऑफर करेगा ऑनलाइन शेयरिंग को, हाईवे के स्टेटस और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एजेंसी और हाईवे यूजर के साथ। डिजिटल हाईवे एंड 5G इंटीग्रेशन, जो डिजिटल हाईवे और 5G इंटीग्रेशन की बात की गई है, तो डेवलप किया जाएगा इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कॉरिडोर को अलोंग नेशनल हाईवे के पास, ताकि ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको मर्ज किया जा सके। उपयोग किया जाएगा ऑप्टिक फाइबर केबल का कम्युनिकेशन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ। प्रोविजन होगा 5G बेस्ड कम्युनिकेशन का, ताकि जो कवरेज है उसको एक्सपेंड किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.